हेलो फ्रेंड्स, ए वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पानसूर पीजी कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बीए पार्ट सेकंड इंग्लिश लिटरेचर के पेपर फर्स्ट पोइट्री एंड ड्रामा से पोइम ए हॉट नोन इन मालाबार, जो कि कमला दास के द्वारा लिखी गई एक इम्पोर्टेंट पोइम है। आज की ऑनलाइन क्लास में हम पोइटेस कमला दास और इनकी फेमस पोइम ए हॉट नोन इन मालाबार के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम अबाउट द पोइटेस ऑफ कमला दास, सबसे पहले हम कमला दास के बारे में जानते हैं। बॉर्न 31 मार्च 1937 मालाबार केरला। कमला दास का जन्म 31 मार्च 1937 को मालाबार केरला में इनका जन्म हुआ। डाइट 31 मई 2009 पुणे महाराष्ट्र। इनकी मृत्यु हुई थी 31 मई 2009 पुणे महाराष्ट्र में। पेन नेम, इनका उपनाम माधवी कुट्टी, इनका उपनाम माधवी कुट्टी था। ऑक्यूपेशन पोइटेस शॉर्ट स्टोरी राइटर, इनका ऑक्यूपेशन था, इनका व्यवसाय था, ये एक पोइटेस थी और शॉर्ट स्टोरी राइटर। हस्बैंड्स नेम, इनके हस्बैंड का नाम के माधव दास था, इनके पति का नाम के माधव दास था। सन्स नेम, इनके 3 सन्स थे, इनके 3 बेटे थे, जिनका नाम था एमडी नलपत, चिन्नन दास, जयसूर्या दास। कमला दास जी के 3 बच्चे थे, जिनमें फर्स्ट का नाम था एमडी नलपत, सेकंड था चिन्नन दास और थर्ड था जयसूर्या दास। चिन्नन दास, एम की जगह एन आएगा। नेशनलिटी इंडियन, कमला दास को इंडियन नेशनलिटी प्राप्त थी। नोटेड फॉर मलयालम शॉर्ट स्टोरी, मलयालम शॉर्ट स्टोरी के लिए ये चुनी गई थी। वाइस चेयरपर्सन केरला साहित्य अकेडमी, केरला साहित्य अकेडमी की ये वाइस चेयरपर्सन भी चुनी गई। अडोप्टेड इस्लाम in 1999 at the age of 65. Now her new name is सुरैया। इन्होंने 1999 में, उस समय इनकी टोटल एज थी 65, उस समय इन्होंने इस्लाम ग्रहण कर लिया और अपना न्यू नेम सुरैया रख लिया। 1999 में 65 साल की उम्र में इन्होंने इस्लाम धर्म को स्वीकार किया और अपना नया नाम सुरैया रख लिया। ये सुरैया नाम से जाने लग गई। अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोक सेवा पार्टी इन 1984। अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट, वह प्रयास जिसमें यह सफल नहीं हो पाई, वह था मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। इन्होंने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए चुनाव लड़ा और इनकी पार्टी का नाम था लोक सेवा पार्टी, और इन्होंने चुनाव लड़ा था 1984 में। 1984 में इसने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव लड़ा और इनकी पार्टी का नाम था लोक सेवा पार्टी। जिस चुनाव में या उस इलेक्शन में ये इनको जीत प्राप्त नहीं हो सकी, यह इनका अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट था। नॉमिनेटेड एंड शॉर्टलिस्टेड,
Nobel Prize for Literature in 1984. Nominated and short-listed. Nobel Prize for Literature in 1984. 1984 में 1984 में ये नोबेल प्राइज के लिए चुनी गई थी। एशियन पोइट्री प्राइज 1998 में इनको एशियन पोइट्री प्राइज मिला। 1998 में इनको एशियन पोइट्री प्राइज का अवार्ड मिला। साहित्य अकेडमी अवार्ड इन 1985 को 1985 को साहित्य अकेडमी अवार्ड इनको प्राप्त हुआ। केरला साहित्य अकेडमी अवार्ड इन 1969 को इनको केरला साहित्य अकेडमी अवार्ड प्राप्त हुआ। माई स्टोरी ऑटोबायोग्राफी 1975 इन्होंने एक ऑटोबायोग्राफी लिखी जो इनकी फेमस ऑटोबायोग्राफी थी और उनका नाम था माई स्टोरी। इनकी जो फेमस ऑटोबायोग्राफी थी या कमला दास जी के द्वारा जो फेमस ऑटोबायोग्राफी लिखी गई उनका नाम था माई स्टोरी और ये लिखी गई थी 1975 को 1975 को। माई स्टोरी नामक जो ऑटोबायोग्राफी है वो कमला दास जी के द्वारा लिखी गई। शी वॉज एन इंडो-एंग्लियन एंड बाइलिंगुअल राइटर मलयालम एंड इंग्लिश। शी वॉज एन इंडो-एंग्लियन, वह इंडो-एंग्लियन पोइटेस थी। एंड बाइलिंगुअल राइटर और बाइलिंगुअल राइटर। बाइलिंगुअल राइटर का मतलब होता है किन्हीं दो लैंग्वेज में अपने लेखन कार्य को संपन्न करना। क्या कहलाता है? बाइलिंगुअल राइटर, यानी कि दो भाषाओं का, दो लैंग्वेज का नॉलेज होना। और दो लैंग्वेज में इन्होंने अपने लेखन कार्य किए थे। वो दो लैंग्वेज हैं, फर्स्ट है मलयालम और सेकंड है इंग्लिश। मलयालम खुद की नेटिव लैंग्वेज है और इंग्लिश, इन दोनों लैंग्वेज में इन्होंने अपने जो लेखन कार्य हैं उनको संपन्न किए। हर अर्ली मैरिज वाज ए फेलियर। शी बिलीव्ड इन एन इमोशनल एंड स्पिरिचुअल बॉन्ड इन मैरिज which her husband did not. Thus she was dissatisfied and discontent in life. डिसकंटेंट का अर्थ होता है असंतुष्टि या असंतुष्ट। हर अर्ली मैरिज वाज ए फेलियर, उनकी स्टार्ट की जो मैरिज थी, जो शादी थी, उसमें यह असफल रही, या उनकी स्टार्ट की जो मैरिज है, जो शादी है, वो असफल रही। शी बिलीव्ड इन एन इमोशनल एंड स्पिरिचुअल बॉन्ड इन मैरिज, वह शादी को एक इमोशनल और स्पिरिचुअल बॉन्ड मानती थी। विच हर हस्बैंड डिड नॉट, जबकि उनके जो पति थे, उनके जो हस्बैंड थे, पति थे, वो ऐसा नहीं मानते थे। Thus she was dissatisfied and discontent in life. इस प्रकार या इसलिए वह अपने जीवन में, अपने मैरिज लाइफ से वह सेटिस्फाइड नहीं हो सकी, संतुष्ट नहीं हो सकी। अब हम बात करते हैं कमला दास की फेमस पोइम ए हॉट नून इन मालाबार। इस पोइम को अब हम डिटेल से डिस्कस करते हैं या डिटेल से पढ़ते हैं। ए हॉट नून इन मालाबार कमला दास जी के द्वारा लिखी गई एक फेमस पोइम है और इस पोइम को कमला दास ने, ए हॉट नून इन मालाबार को कमला दास ने 1965 में अपना जो वॉल्यूम है और उसका नाम है समर इन कलकत्ता में
इसको प्रकाशित करवाया। या ए हॉट नून इन मालाबार में पोइम, ए हॉट नून इन मालाबार, ये जो पोइम है 1965 में इनका जो वॉल्यूम है जिनका नाम है समर इन कैलकाटा में ये प्रकाशित हुई। ये जो पोइम है यह एक ऑटोबायोग्राफिकल पोइम है। ये जो पोइम ए हॉट नून इन मालाबार, ये जो पोइम है यह एक ऑटोबायोग्राफिकल पोइम है। ऑटोबायोग्राफिकल किसे कहेंगे हम? वह जो खुद के बारे में लिखी गई पोइम है। यानी कि कमला दास इस पोइम में अपने अतीत के बारे में, अपने पास्ट के बारे में, अपनी लाइफ के बारे में इसमें पोइटेस है वो बता रही है, जिसमें पोइटेस अपनी पास्ट की जो फीलिंग्स हैं के बारे में हमें बताती है। कमला दास ने अपना जो बचपन है वो मालाबार में बिताया था तथा बहुत प्रसन्नता के साथ वहाँ पर वह रह रही थी, या उन्होंने अपना जो बचपना है, अपना जो बचपन है बहुत ही प्रसन्नता के साथ इन्होंने मालाबार में बिताया था। प्रेजेंट में या वर्तमान समय में वह मुंबई में रह रही है और अपने दुख को मालाबार में वह अपने दुख या खिन्नता को मालाबार के लिए वो क्या करती है, दिखाती है। क्योंकि प्रेजेंट में वह मुंबई में है और उनकी जो खुशियां हैं वो मालाबार में ही रह गई है। उनके बचपन में ही, उनके पास्ट में ही वो सारी खुशियां हैं, अपने गांव में ही वो खुशियां सारी रह गई हैं। अब हम ये जो पोइम है ए हॉट नून इन मालाबार के बारे में डिटेल से थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। दिस इज ए नून फॉर बेगर्स विद वाइनिंग वॉइस, ए नून फॉर मैन हु कम फ्रॉम हिल्स विद पैरेट्स इन ए केज एंड फॉर्चून कार्ड्स। इनमें क्या होता है कि पोइटेस है वो ये बताती है कि वह दोपहर के समय बहुत ही परेशान हुआ करती थी या बहुत ही परेशानी में रहती थी। क्यों रहती थी? क्योंकि दोपहर के समय भिखारी, जो बेगर्स हैं, जो भिखारी हैं, वो आते हैं और अपनी वाइनिंग वॉइसेस, अपनी दुख भरी आवाज़ें हैं वो निकालते हैं। यानी कि दोपहर के समय भिखारी हैं वो कमला दास जी के पास आते हैं दोपहर के समय और अपनी दुख भरी जो बातें हैं या दुख भरी जो आवाज़ें हैं वो निकालते हैं या सुनाते हैं, जिससे पोइटेस है वो क्या हो गई है, परेशान हो गई है। ए नून फॉर मैन हु कम फ्रॉम हिल्स विद पैरेट्स इन ए केज एंड फॉर्चून कार्ड्स। फॉर्चून कार्ड्स का मतलब होता है भाग्य बताने वाले कार्ड्स। पैरेट्स के मतलब होते हैं तोते। केज होता है पिंजरा, केज होता है पिंजरा। कि ये लोग हैं पहाड़ी से आए हुए लोग हैं। हिल्स का मतलब होते हैं पहाड़। ये जो लोग आए हैं, ये जो भिखारी हैं, ये पहाड़ी इलाके से आए हुए हैं, जिनके हाथ में एक केज है, जिनके हाथ में एक क्या है, पिंजरा है, जिसमें क्या है या उस पिंजरे में क्या है, पैरेट्स हैं। कि ये लोग पहाड़ी क्षेत्र से आए हुए हैं, इनके हाथ में पिंजरा है और पिंजरे में क्या है, पैरेट्स हैं। पैरेट्स तोते हैं। एंड फॉर्चून कार्ड्स, इन पिंजरे में बंद है और जो वो कार्ड्स हैं, भविष्य बताने वाले कार्ड्स हैं, वो क्या है, गंदे कार्ड्स हैं, वो उनके हाथों में है। ऑल स्टैंड विथ टाइम फॉर ब्राउन कुरावा गर्ल with old eyes who read palm in light sing song voices for bangles sellers. कुरावा गर्ल, कुरावा गर्ल, ये कुरावा गर्ल है, ये क्या होती है, ये वे होती है जिन जो टोकरियाँ बनाने का काम करती है और लोगों का क्या करती है, भविष्य बताती है।
ऑल स्टैंड, स्टैंड का मतलब होता है गंदे, गंदे कार्ड। ऑल स्टैंड, वे सभी जो गंदे कार्ड हैं विद टाइम, समय के साथ, कि उनके हाथ में या उनके साथ जो कार्ड थे वे टाइम के साथ, समय के साथ धूल मिट्टी से क्या हो गए हैं, गंदे हो गए हैं। फॉर ब्राउन कुरावा गर्ल्स विद ओल्ड आइज, और वे जो कुरावा गर्ल्स हैं जो टोकरियाँ बनाती हैं और पक्षी पालन का कार्य करती है और लोगों का भविष्य बताती है। हु रीड पाल्म इन द लाइट सिंग सॉन्ग, इनके अलावा वहाँ कुरावा जाति की लड़कियाँ भी आती हैं जिनका काम होता है टोकरियाँ बनाना और अपनी अनुभवी आंखों से लोगों के हाथों को देखना। और वो क्या करती है, सिंग सॉन्ग, गीत गाती हुई लोगों का क्या बताती है, भाग्य बताती है। वॉइसेस फॉर बेंगल सेलर हु स्प्रेड on the cool black floor those red and green and blue bangles all covered with the dust of roads। और पोइटेस आगे ये बताती है कि वहाँ चूड़ियाँ बेचने वाले या चूड़ियाँ बेचने वाले लोगों की आवाज़ें सुनाई देती है। बैंगल्स का मतलब होती हैं चूड़ियाँ, चूड़ियाँ बेचने वालों की आवाज़ें सुनाई देती है जो कि अपनी रेड कलर की, ग्रीन और ब्लू, जो कि अपनी रेड, ग्रीन और ब्लू कलर की जो चूड़ियाँ हैं जो धूल भरी सड़कों पर ही वो क्या कर देती है, उनको फैला देती है। all covered with the dust of roads, जो कि सड़क की धूल मिट्टी से गंदी भी हो जाती है। Miles grow cracks on the hills so that when they clambered up our porch, their noise was grating strange। Miles grow cracks on the hills so that when they clambered up our porch, their noise was grating strange। ग्रेटिंग, ग्रेटिंग का अर्थ होता है कर्कश आवाज, ग्रेटिंग का अर्थ होता है कर्कश आवाज। क्लैम्बर्ड अप, क्लैम्बर्ड अप का अर्थ होता है कठिनाई पूर्वक ऊपर चढ़ना। पोर्च का अर्थ होता है पोइटेस का पोर्च, यानी कि पोइटेस का महल, कवयित्री का महल। ग्रो क्रैक्स ऑन द हिल्स, ग्रो क्रैक्स ऑन द हिल्स का मतलब होता है एड़ियों में दरारें पड़ना। All covered with the dust of roads, miles grow cracks, कि आगे पोइटेस ये बताती है कि इन लोगों को देखकर यह लगता है कि ये लोग बहुत दूर से चलकर आए हैं, कि ये लोग बहुत दूर से चलकर आए हैं, जिससे इनके पैरों में क्या हो गई है, दरारें पड़ गई हैं। क्रॉक्स ऑन द हिल्स का अर्थ होता है पैरों में दरारें पड़ना। क्लैम्बर्ड का मतलब होता है कठिनाई पूर्वक ऊपर चढ़ना। पोर्च का अर्थ होता है कवयित्री का महल, और ग्रेटिंग का मतलब होता है कर्कश आवाज। दिस इज ए नून फॉर स्ट्रेंजर्स हु पार्ट द विंडो ड्रेप्स एंड पीर इन, देयर हॉट आइज brimming with the sun, not seeing a thing in shadow rooms, and turn away and look so yearningly at the brick-leaded well।
दिस इज ए नोन फॉर स्ट्रेंजर्स हु पार्ट द विंडो ड्रेप्स एंड पीर। विंडो ड्रेप्स का अर्थ होता है खिड़कियों के पर्दे। पीर इन का अर्थ होता है अंदर झांकना। कि आगे पोइटेस ये बताती है कि गर्मी के मौसम में दोपहर के समय ये अजनबी लोग कवयित्री के घर के पोर्च में पहुंचते हैं और खिड़की के पर्दों को हटाकर कमरों के अंदर झांकते हैं। देयर हॉट आइज ब्रिमिंग विद द सन। ब्रिमिंग विद का अर्थ होता है अत्यधिक चमक के कारण आंखों के सामने अंधेरा छा जाना। क्योंकि उनकी आंखें सूर्य की अत्यधिक धूप के कारण चुंधिया जाती है, उनकी आंखों के सामने एकदम से अंधेरा छा जाता है। ब्रिमिंग विद द सन का मतलब होता है सूर्य की अत्यधिक तेज चमक के कारण उनकी जो आंखें हैं उनके सामने अंधेरा छा जाता है। Not saying a thing in shadow rooms and turn away and look so yearningly at the brick-laid well. Shadow का मतलब होता है अंधेरे, रूम्स का मतलब होता है कमरे में। ईयरिंगली का मतलब होता है लालायित होना, तत्पर होना। ब्रेक लेडेड वेल का मतलब होता है ईंटों से बना हुआ कुआं या ईंटों से बने कगार वाला कुआं। कि अंधेरे कमरों में किसी भी वस्तु को देख पाने में असफल होने के पश्चात वे कुएं की ओर मुड़ जाते हैं। जिस कुएं के चारों ओर ईंटों की कगार है या दीवार बनी हुई है, जहां वे अपनी प्यास बुझाना चाहते हैं और तेज धूप से बचकर कुछ देर आराम करना चाहते हैं। This is a noon for strangers with mistrust in their eyes, dark, silent ones who rarely speak at all, so that when they speak, मिस्टर्ट इन वर्ड है एक। मिस्टर्ट इन का मतलब होता है किसी के प्रति संदेह या अविश्वास जताना। स्ट्रेंजर्स का अर्थ होता है अजनबी व्यक्ति, अजनबी लोग। रेयरली का अर्थ होता है बहुत कम, बहुत ही कम। देयर आइज का अर्थ होता है उनकी आंखें। कि पोइटेस ये बताती है कि दोपहर के समय बहुत से अजनबी लोग कवयित्री के घर आया करते थे और ये लोग कवयित्री के लिए पूरी तरह से अजनबी हैं। उनकी आंखों में विश्वास का अभाव है। Their eyes dark, silent one who rarely speak at all, so that when they speak, ये लोग बहुत कम बोलते हैं, ये लोग बहुत ही कम बोलते हैं, परंतु जब वे बोलते हैं तब उनकी आवाज़ जंगल की आवाज़ की तरह जंगली हो जाती है। यहाँ कवयित्री ये बताना चाह रही है कि अब वो प्रेजेंट में अपने वर्तमान काल में वो बॉम्बे शहर में रह रही है, मुंबई में रह रही है और ये उन बेगर्स की बातें कर रही है जिनमें बिल्कुल भी मैनर्स नहीं है, बिल्कुल भी सभ्यता नहीं है। तो उनको वो क्या बता रही है? जंगली बता रही है। So that when they speak, their voices run wild like jungly voices. इस प्रकार उनकी जो आवाज़ है वो जंगली आवाज़ की तरह लगती है। So that when they speak, their voices
रन वाइल्ड लाइक जंगली वॉइसेस। तथा उनकी आवाज़, यहाँ पोइटेस के कहने का तात्पर्य यह है कि उन अजनबी लोगों के जो तौर तरीके हैं तथा उनकी जो आवाज़ है, जो आवाज़ में सुरुचि की कमी है, और इसलिए ये अपने घर में उनकी उपस्थिति पसंद नहीं करती है। यस, दिस इज़ ए नोन फॉर वाइल्ड मैन, वाइल्ड थॉट, वाइल्ड लव, टू बी हेयर फार अवे इज torture, wild feet stirring up the dust, this hot noon at my home in Malabar, and I so far away. Torture, ये जो वर्ड है torture, इसका अर्थ होता है शारीरिक अथवा मानसिक कष्ट, फिजिकल और मेंटल पेन, शारीरिक अथवा मानसिक कष्ट। Stirring the dust of, stirring अप द डस्ट, इसका अर्थ होता है धूल उड़ाते हुए, राइजिंग डस्ट बाय वॉकिंग, धूल उड़ाते हुए चलना। इन लाइंस में, इस कविता में वे अपने सुखी बचपन के दिनों को याद करती है जो उन्होंने मालाबार में बिताए थे। ये अंतिम जो लाइंस हैं अचानक स्पष्ट होकर समझ में आ जाती है और हम पर गहरा इफेक्ट डालती है। कवयित्री मालाबार में रह रही थी जो कि एक गर्म जगह थी, परंतु कवयित्री को वहाँ पर शांति और सुख था। अब एक महानगर में रह रही है जो कि गर्म है, परंतु वे दुख का अनुभव करती है। कि ए नून फॉर वाइल्ड मैन, जहाँ पर एक दोपहर, जहाँ पर जंगली मनुष्य रहते हैं, वाइल्ड थॉट्स, जंगली विचार हैं वहाँ पे, वाइल्ड लव, जहाँ जो प्यार है वो भी वाइल्ड है, कि उसके चारों तरफ की जो भी चीज़ें हैं, सारी की चीज़ें, जो सारी वस्तुएं हैं वो अजीब और अपरिचित थी। ये बड़े चाव से अपने अतीत के दिनों को याद करती है, परंतु अब वे दिन वापस नहीं आ सकते हैं। दिस हॉट नून एट माई होम इन मालाबार एंड आई सो फार अवे, कि ये जो यादें हैं उनके जो पैतृक जो गांव है, मालाबार है, वहाँ पर पीछे रह गई है और सारी वस्तुएं अब वो वापस नहीं आ सकती। एंड आई सो फार अवे, और अब मैं उन सब से बहुत ही दूर हूँ, यानी कि उनकी जो रुचि है वो प्रतिकूल वातावरण में अब उनको रहना पड़ रहा है। इन सब में मालाबार की जो गर्म दोपहरी है, उनकी मधुर स्मृतियों और उनको कुछ मानसिक राहत देती है। ये जो पोइम है ये मुक्त काव्य में लिखी गई है और उसमें किसी प्रकार की भी राइम स्कीम का यूज नहीं हुआ है।